नमस्कार दोस्तों, देखिए अब तक हम 4 मॉडल पेपर की बात कर चुके हैं। अलग अलग यूनिट से कैसे प्रश्न आते हैं उनको लेकर के। अब हम 5वें मॉडल पेपर में हैं। इसी मॉडल पेपर के साथ मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि ये 5 मॉडल पेपर केवल और केवल मैंने इस लिहाज से आप लोगों के लिए लेकर के जो है पहुँचाए हैं या आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए, विशेषकर उन लोगों को जो बार बार पूछते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को यूनिट वाइज बहुत सारे प्रश्न मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। कम से कम ग्रेड 3 की परीक्षा और ग्रेड 2 की परीक्षा से पहले मैं आप लोगों को साइको और मेथड को मिलाकर के लगभग 800 प्रश्न हल करवाने वाला हूँ। और स्पेशली ग्रेड 3 के लिए यदि हम बात करें तो उनके लिए शैक्षिक परिदृश्य के लगभग 300 प्रश्न मिलाकर 1100 प्रश्न मैं आप लोगों को हल करवाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। उन प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, एक साथ कई 100 प्रश्नों को लेकर के चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारियां प्रश्नों के संदर्भ में प्राप्त हो जाए। अभी केवल हमारा उद्देश्य जो था उस उद्देश्य को हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम आज 5वें मॉडल पेपर के साथ में हैं और इसमें भी वही 20 प्रश्नों को लेकर हम बात करेंगे। और यहाँ हमारा यूनिट है दोस्तों अभिवृद्धि, विकास और अवस्थाएँ। ये जो हमारा यूनिट है इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्यतः कैसे प्रश्न आने की संभावना रखते हैं। यहाँ भी 10 वो प्रश्न है जो पहले आ चुके हैं, 10 वो प्रश्न है जो आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, बैलेंस के साथ में इन मॉडल पेपर्स को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें आता है आज का, वो है ये वाला, अभिवृद्धि और विकास में संबंध है। अभिवृद्धि और विकास में संबंध है, एक दूसरे के विपरीत होने का, एक दूसरे के पूरक होने का, एक दूसरे आपस में समान होने का, उपयुक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों देखिए, अभिवृद्धि और विकास को लेकर के जब भी कोई प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अभिवृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है और विकास में यदि कुछ क्षेत्रों में हो भी जाए और अभिवृद्धि सही प्रकार से नहीं हो तो भी प्रॉपर विकास संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर अपने को ध्यान रहे ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास परिपक्वता की दिशा में वह संक्रमण है। विकास जो होता है वो परिपक्वता की दिशा में वह संक्रमण है जो बालक में नई नई विशेषताओं को जन्म देता है। ये विचार किसने दिया? किसके द्वारा ये विचार दिया गया कि बालक में विशेष प्रकार का संक्रमण जो परिपक्वता की दिशा में होता है, जिससे बालक में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है, वो किसका विचार है? तो देखो, वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, स्टेनली हॉल, हरलोक। तो दोस्तों ये विचार है हरलोक का। हरलोक ने अपना विचार दिया था कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, विकास तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम है। वह प्रगतिशील क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास परिपक्वता की दिशा में होता है, एक संक्रमण के रूप में होता है जिसमें बालक में नई नई विशेषताएं जन्म लेती है। तो ये विचार है श्रीमती हरलोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास में वंशक्रम और वातावरण की भूमिका को, बालक के विकास में वंशक्रम और वातावरण की भूमिका को लेकर विद्वानों में विशेष मतभेद है। विद्वानों में इस बात का मतभेद है, कोई तो वंशक्रम को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है, कोई वातावरण को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। जिसे क्या कहा जाता है, यानी वंशक्रम और वातावरण को लेकर के विद्वानों में विकास के संदर्भ में जो मतभेद है भूमिका का, उसे क्या कहते हैं? प्रकृति पोषण भिन्नता कहते हैं, प्रकृति पोषण विवाद कहते हैं, वंशक्रम वातावरण भिन्नता कहते हैं, वंशक्रम वातावरण विवाद कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहा जाता है प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति पोषण विवाद का मतलब यही है कि विद्वानों के अंदर इस बात को लेकर मतभेद है कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण और कौन कम महत्वपूर्ण। हालांकि आपको ध्यान रहे, वुडवर्थ ने इस विवाद को समाप्त करते हुए कहा है कि विकास जो होता है वो वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। लेकिन फिर भी ये विवाद जो है अपने आप में प्रकृति पोषण विवाद के रूप में विभिन्न विद्वानों के मतभेद के कारण जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की अवधारणा को आंदोलन के रूप में स्वीकार करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति। बाल विकास की जो अवधारणा है
उसको एक आंदोलन के रूप में स्वीकार करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने बाल कल्याण समिति बनाई कौन थे? तो कौन से विद्वान थे? किलपैट्रिक, स्टैनली हॉल, रॉस, कॉल एंड ब्रूस। तो दोस्तों स्टैनली हॉल ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दिनों में क्या किया था? बाल कल्याण समिति का निर्माण किया था और बालकों के विकास को लेकर के एक आंदोलन चलाया था पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए इनको बाल विकास आंदोलन का जनक भी कहते हैं और किशोर मनोविज्ञान के जनक भी किसको कहते हैं? स्टैनली हॉल को कहते हैं। स्टैनली हॉल जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं बाल विकास के क्षेत्र में या बाल विकास की अवधारणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीखने का क्षेत्र बालक के सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र है? बालक के सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र इनमें से? LAD। LAD का मतलब है दोस्तों लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास क्षेत्र। ये क्या होता है? वास्तविक विकास क्षेत्र होता है। ये माना गया है किसके द्वारा? वाइगोस्की के द्वारा। इसी प्रकार से LPD का मतलब है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी संभाव्य विकास क्षेत्र, संभाव्य विकास क्षेत्र। तीसरा है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये है इन दोनों के बीच का क्षेत्र जिसको समीपस्थ विकास क्षेत्र इन्होंने नाम दिया है, समीपस्थ विकास क्षेत्र। और RT का मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग, परस्पर शिक्षण, यानी आपस में सीखना, आपस में सीखना, वो भी किससे? सामाजिक वातावरण से। ये विचार इनके द्वारा दिया गया। ये विचार देने का श्रेय जाता है वाइगोस्की को। दोस्तों वाइगोस्की ने इन सब में LAD को विकास का सबसे बड़ा क्षेत्र बताया है। इनका मानना है कि 70-75% बालक जो कुछ सीखता है वो अपने आसपास के वातावरण, घर, परिवार, समाज से रहकर सीखता है, जो उसका वास्तविक विकास का क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? LAD, वास्तविक विकास का क्षेत्र या लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। किसने बताया? ये वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में भाषा विकास की गति, बालक में भाषा विकास की गति चिंतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि एक बालक में जैसे जैसे भाषा का विकास होता है वैसे वैसे चिंतन की गति उसमें बढ़ जाती है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विचार है। ये विचार देने का श्रेय किसको जाता है? ये विचार किस विद्वान ने प्रबलता से स्वीकार किया है, यानी कौन से विद्वान है जो सबसे ज़्यादा इस विचार को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हुए इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ऐसा ही होता है? तो वाइगोस्की है, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर या यूरी फैन ब्रेनर। तो दोस्तों यह है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर इनमें से, हालांकि इन सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा विचार दिया है, लेकिन जेरोम ब्रूनर ने कहा कि जैसे जैसे भाषा का विकास होता है वैसे वैसे चिंतन का विकास होता है, और इन्होंने चिंतन के विकास में भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट है, कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सत्य नहीं है? यहाँ पर जो कथन दिए गए उनमें से कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सही नहीं है, सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था अद्वितीय होती है, विकास की प्रक्रिया में भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास परिपक्वता की दिशा में अग्रसर होने वाली प्रक्रिया है, विकास यात्रा में प्रत्येक अवस्था में शामिल परिवर्तन जोखिम से दूर होते हैं। तो दोस्तों देखिए ये कथन तो सत्य है, विकास की प्रत्येक अवस्था जो होती है वो अद्वितीय होती है, यानी कि उस अवस्था के लक्षण उसी में पाए जाते हैं, दूसरे में नहीं पाए जाते, इसलिए अद्वितीय होती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल। शेषवा अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर बाल्यावस्था में क्या होंगे भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे कि भविष्यवाणी करते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। या फ्राइड ने कहा कि 5-6 वर्ष की आयु में बालक कैसा है, भविष्य में कैसा बनेगा उसका पता लग जाता है। इसका मतलब ये वह भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट है, परिपक्वता की दिशा में अग्रसर होने वाली प्रक्रिया, विकास परिपक्वता की दिशा में अग्रसर होने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है, हर लोग ने ऐसा विचार दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, विकास यात्रा में प्रत्येक अवस्था में शामिल परिवर्तन जोखिम से दूर होते हैं, ये गलत बात है दोस्तों। जोखिम से दूर नहीं होते, प्रत्येक अवस्था के अपने जोखिम होते हैं, प्रत्येक अवस्था के अपने क्या होते हैं, रिस्क होते हैं, इसलिए यहाँ जोखिम से दूर नहीं होते बल्कि उनमें जोखिम पाया जाता है। तो ये कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बाकी A, B, C तीनों कथन विकास के संदर्भ में सही कथन है। तो राइट आंसर हमें जो ढूंढना था वो सत्य नहीं है ढूंढना था, तो सत्य नहीं कौन सा विकल्प है, डी विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बालक के लिए विकास के दौरान सत्य नहीं है। एक बालक के लिए विकास के दौरान कौन सी बात सत्य नहीं है? विकास चक्राकार परिवर्तन है। विकास क्या है? चक्राकार परिवर्तन है। बिल्कुल ये बात तो सत्य है, विकास चक्राकार परिवर्तन है। कुछ विकास जल्दी हो जाते हैं, कुछ धीमे होते हैं। जल्दी होने वाले कुछ समय के लिए मंद हो जाते हैं तो वापस बैलेंस बन जाता है। विकास निश्चित दिशा में होता है, ये भी सही है। विकास सिर से पैर की होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। विकास समय विशेष की प्रक्रिया, ऐसा नहीं है। विकास समय विशेष की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया, विकास निरंतर प्रक्रिया है। इसका मतलब ये कथन सत्य नहीं है। अगला है विकास निरंतरता बनी रहती है या विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर डी विकल्प और ए बी सही है, बाकी सी विकल्प जो है ये गलत कथन है और हमें जो असत्य है वही छांटना था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेनर के अनुसार एक बालक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की प्राप्ति करता है, वह मंडल कौन सा है? जो ब्रेनर है, यूरी फेन ब्रेनर, इन्होंने जो 5 मंडलों के अंदर बालक की डेवलपमेंट या पारिस्थितिकी तंत्र में डेवलपमेंट की बात करी है, उन 5 मंडलों में से ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें बालक में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य पैदा होते हैं? बालक में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य पैदा होते हैं। तो लघु मंडल में, मध्य मंडल में, बृहद मंडल में या फिर बाह्य मंडल में? कौन से मंडल में पैदा होते हैं? तो दोस्तों वे पैदा होते हैं, देखो, बृहद मंडल में। बालक का जो बृहद मंडल होता है ये वो मंडल है जिससे बालक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। जिससे बालक इसको ग्रहण करता है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। बाकी लघु मंडल जो उसके परिवार और आसपास के पड़ोस के लोग, बच्चे, स्कूल वाले, मित्र आदि होते हैं, उसके अंदर सामान्य व्यवहार सीखता है। मध्य मंडल उनमें रिश्ते जो होते हैं आपस में उनके बारे में जानता है। बाह्य मंडल उसके माता पिता के कार्य क्षेत्र होते हैं या अन्य सार्वजनिक स्थल होते हैं जहाँ से अप्रत्यक्ष रूप से बालक प्रभावित होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बृहद मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयर ग्रुप यानी पीयर ग्रुप की विशेषता, अमूर्त चिंतन की विशेषता, अपराध प्रवृत्ति विकास का नाजुक काल किस अवस्था की विशेषताएं हैं? कौन सी अवस्था की विशेषताएं हैं ये पीयर ग्रुप बनना? पीयर का मतलब समवयस्क समूह, समान आयु वाले बच्चे समूह बनाते हैं। अमूर्त चिंतन जिनमें पाया जाता है, यानी अमूर्त परिस्थितियों के बारे में भी वो सोच सकते हैं। और जिस अवस्था में अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वैलेंटाइन के अनुसार अपराध प्रवृत्ति बहुत जल्दी पैदा हो सकती है। ये कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों ये अवस्था है किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था के बारे में वैलेंटाइन ने कहा है कि ये अपराध प्रवृत्ति विकास का नाजुक दौर होता है, नाजुक काल होता है। अगर यहाँ पर बालक पर ध्यान नहीं दिया जाए तो आसानी से किसी अपराध की दिशा में अग्रसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? कौन से विद्वान है जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के लिए, नैतिक विकास के लिए ये पुस्तक लिखी है? तो नैतिक विकास के लिए दोस्तों ये पुस्तक जो है 1984 में लिखी गई और 1984 में इस पुस्तक को लिखने का श्रेय जाता कोहलबर्ग को। कोहलबर्ग ऐसे विद्वान है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, जिसमें इन्होंने नैतिक विकास के बारे में 3 अलग अलग प्रकार के चरणों में 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण और उत्तर परंपरागत चरण के बारे में इन्होंने बात की है और उन प्रत्येक चरण में 2-2 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। वो इनकी कौन सी पुस्तक में है? द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्की अवस्था आत्म केंद्रीयता एवं नैतिकता का अभाव की अवस्था कहलाती है। बक्की अवस्था का मतलब होता है क्या है क्या नहीं है, यानी बिना वजह एक तरह से बकने वाली अवस्था। छोटी छोटी बातों के लिए बार बार बोलते रहेंगे, ये क्या है, क्यों है, कैसे हैं, कुछ ना कुछ प्रश्न करते रहेंगे, तो उसको बक्की अवस्था कहते हैं। आत्म केंद्रीयता ने अपने लिए ही सोचना, यह आत्म केंद्रीयता है। इसी प्रकार से नैतिकता का अभाव, जिस अवस्था में नैतिकता शून्य होती, नहीं पाई जाती, ये सब कौन सी अवस्था में होता है? तो दोस्तों ये सब होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न में? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये विचार किसने दिया?
ये विचार किसके द्वारा दिया गया? सिम्पसन के द्वारा, ब्लेयर के द्वारा, जर्सिल्ड के द्वारा, रोज के द्वारा। तो दोस्तों ये विचार दिया था जर्सिल्ड ने। जर्सिल्ड ने कहा था कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है, यानी बाल्यावस्था के बाद में जब बालक परिपक्व हो जाता तो कौन सी अवस्था आ जाती है? किशोरावस्था। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जर्सिल्ड। जर्सिल्ड ने इस प्रकार का विचार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाली वीर पूजा। किशोरावस्था में होने वाली वीर पूजा, समाज सेवा, जागृति की चेतना, नामक, यहाँ पर है नामक है, ये नामक विशेषताएं, नामक विशेषताएं उसके खालिस्तान विकास को दर्शाती है। यानी कि इस प्रकार जिन विशेषताओं को हम नाम देते हैं, ऐसी विशेषताएं वीर पूजा, समाज सेवा, जागृति की चेतना नामक विशेषताएं किशोरावस्था में पाई जाती है। ये बात तो यहाँ पर लिख दी गई है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन से प्रकार का विकास है। ऐसी विशेषताएं पैदा होने का मतलब नैतिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है या फिर मानसिक विकास हो रहा है। तो दोस्तों ये बातें जो वीर पूजा है, तो समाज के किसी व्यक्ति को मॉडल या आदर्श मान करके व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब सामाजिक विशेषता है। समाज सेवा कर रहा है, मतलब सामाजिक विशेषता है। समाज के प्रति जागृति का भाव उसमें है, जागृति आती है सामाजिक वातावरण दृष्टिकोण से, तो इसका मतलब ऑल ओवर इन सबको देखने के बाद में ये स्पष्ट होता है कि ये कौन सी विशेषताएं हो सकती है? बालक की सामाजिक विशेषताएं हो सकती है। तो बालक में ये जो विकास है, ये कौन से प्रकार का विकास है? सामाजिक प्रकार का विकास है। भविष्य में किसी भी प्रकार की इस तरह की विशेषता के आधार पर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियो केनर द्वारा दिया गया विचार। लियो केनर, इन्होंने एक विचार दिया था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का, यानी कि एक विशेष प्रकार का रोग पाया जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जिसको हम जो है शैशव स्वलीनता भी कहते हैं, इसको शैशव परायणता भी कहते हैं, आत्मपरायणता भी कहते हैं। तो ये एक समस्या है बालकों की। ये समस्या किस प्रकार की है? मानसिक विकार है, तंत्रिका विकासात्मक विकार है, अवधान केंद्रण विकार है या मनोवैज्ञानिक विकार है? तो दोस्तों ये विकार है तंत्रिका विकासात्मक विकार, यानी कि बालक का तंत्रिका विकासात्मक विकार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और समाज में लगभग 1% बालकों में ये पाया जाता है। ऐसे बालक दूसरों के साथ में संप्रेषण नहीं कर पाते, ऐसे बालक रूढ़िबद्ध व्यवहार करते हैं, ऐसे बालक दूसरे लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, सामाजिक संप्रेषण इनमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो इस तरह के बालकों को तंत्रिका विकासात्मक विकार से ग्रसित बालकों के रूप में सबसे पहले किसने पहचाना? लियो केनर ने, और जिन्होंने इसको क्या नाम दिया? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है, यह तथ्य कि बच्चों में सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये तथ्य कि बालकों में सांस्कृतिक रूप से किसकी आवश्यकता होती है? प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस विद्वान से संबंधित है? कौन से विद्वान ने ये विचार दिए हैं कि बालकों में इस प्रकार की आवश्यकता होती है? तो यूरी बेन फैन ब्रेनर ने, लेव वाइगोस्की ने, जेरोम ब्रूनर ने या फिर जीन पियाजे ने? तो दोस्तों ये विचार दिया है लेव वाइगोस्की ने, क्योंकि लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है बालक के विकास का, वो है बालक का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास। इसका मतलब सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ संज्ञानात्मक प्रकार से बालक किस तरह विकसित होता है, ये विचार इन्होंने दिया। इसलिए इन विचारों के आधार पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण है। समाजीकरण क्या होता है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध हो, जो बालक को शिक्षक पढ़ा रहा उसके बीच में कोई विशेष प्रकार का संबंध जो है बन जाए। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हो, समाज में आधुनिकता का भाव आए। इसके बाद में समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो दोस्तों देखो, सबसे ज़्यादा सटीक और सही बात है ये कि समाज के मानदंडों के आधार पर यदि कोई व्यवहार करता है, अनुकूलित होकर व्यवहार करता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? समाजीकरण। समाज के आचरण और व्यवहारों को जानना, समझना, पहचानना, उनके अनुसार व्यवहार करना ही क्या है? समाजीकरण है। तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ये क्या है? समाजीकरण है। नेक्स्ट है, विकास यात्रा परिवर्तन के सोपान है। विकास यात्रा जो होती है वो परिवर्तन के सोपान है। किस प्रकार के परिवर्तनों के सोपान है? देखो, केवल शारीरिक परिवर्तनों के, केवल मानसिक परिवर्तनों के, केवल नैतिक या सभी परिवर्तनों के? तो दोस्तों विकास जो होता है बालक का, उसमें तो
केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं होते बल्कि शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं और नैतिक भी होते हैं। सभी प्रकार के परिवर्तनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। इसका मतलब यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो विकास में ये सभी सोपान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास में सहायक है। एक बालक जो होता है उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में क्या सहायक है? शिक्षा, व्यायाम, वंशक्रम, उपयुक्त सभी। कौन बालक के विकास में मदद करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये सभी मदद करेंगे। बालक जो है उसकी शिक्षा भी उसको विकास में आगे बढ़ाएगी, व्यायाम करेगा तो शारीरिक प्रकार के विकास उसमें अच्छे होंगे, और वंशक्रम जो होता है उसका भी प्रभाव बालक के विकास पर होता है। इसका मतलब ये सभी हैं, उपयुक्त सभी हैं जो बालक के विकास के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, या इन सभी के माध्यम से बालक का विकास होता है, बालक के विकास में ये सहयोगी होते हैं। और नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सजीव चिंतन पाया जाता है। सजीव चिंतन जो पाया जाता है, जीन पियाजे के अनुसार सजीव चिंतन का मतलब है जीववाद। जीववाद का मतलब होता है एनिमिज्म, यानी कोई भी बालक प्रत्येक वस्तु को सजीव मानकर व्यवहार करता है उसको बोलते हैं सजीव चिंतन। तो ये सजीव चिंतन का विचार कौन सी अवस्था के संदर्भ के लिए कहा गया है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसके लिए नहीं है, मूर्त संक्रियात्मक में इसमें भी नहीं है, ये कहा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के संदर्भ में। ये विचार दिया किसके द्वारा गया है? जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने दोस्तों इस विचार को दिया है, और जीन पियाजे ने इस विचार को देते हुए जो बताया उसके अनुसार एक बालक के अंदर क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था होती है, इस 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? सजीव चिंतन पाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां, और इस प्रकार यूनिट वाइज कैसे प्रश्न आते हैं ये समझने के लिए हमारे 5 मॉडल पेपरों का अंतिम मॉडल पेपर। दोस्तों और बहुत सारे प्रश्नों के साथ में हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। इस बात के लिए आप निश्चित रूप से जो है विशेष रूप से तैयार रहें, और ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जिनका सीधा सीधा संबंध आपकी परीक्षा से होना तय है, और साथ ही साथ नए भी कुछ प्रश्न हम उसमें जानेंगे, कैसे समय के साथ में बदलाव प्रश्नों में हो सकता है। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना दोस्तों कि समय के साथ बदलाव ज़रूर होता है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव भी नहीं होता कि हम बिल्कुल पीछे की बातों को नकार कर एकदम नई बातों पर आ जाएं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि पिछली बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है अपेक्षाकृत नई बातों के जब भी कोई प्रश्न पत्र बनता है, विशेषकर शिक्षा मनोविज्ञान में ये देखा गया। बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं, इसलिए पुराने पेपर्स, पुराने प्रश्न भी आपको पढ़ने की नितांत आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में, नए बिंदु के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।